Hello class, good afternoon all. We are back with the topic revaluation account and related journal entries. We had already started chapter admission of a partner in class 12 accountancy in which we have already studied so many topics, right? When the firm gets reconstituted, when the partnership firm gets reconstituted, then there are certain cases when the partnership firm will get reconstituted. When the partnership firm gets reconstituted at the time of admission of a new partner, then what we need to do? We need to make necessary entries. The very first thing what we need to do is we need to calculate the new PSR among the partners. The second thing is we need to calculate sacrificing ratio. Then we need to make journal entry for the goodwill amount that the new partner bring, right? And then what we need to do is we need to calculate or make adjustment entry for the accumulated profit and losses. And at the end what we need to make revaluation account जब हम सबसे लास्ट में हमें बनाना होता है which we had already studied in the last chapter how to make the revaluation account, right? Revaluation account is nothing but two things are there in revaluation account. The first thing is that revaluation of asset, right? And रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब आपका नया पार्टनर फर्म में आ रहा है उस टाइम पे जो आपकी पार्टनरशिप में फर्म में जो उस टाइम पे उससे पहले जो आपकी एसेट्स की और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू थी, क्या आपके नए पार्टनर जब आया तभी भी उसकी बुक वैल्यू उतनी थी? नहीं, बुक वैल्यूज में कुछ चेंजेस जरूर आए होंगे। उन चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए ही वी मेक रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट? यानी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो भी चेंजेस आए हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है, बाय नेचर जो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो होता है नॉमिनल। आपने टाइप ऑफ अकाउंट पढ़ा होगा, वहां पे नॉमिनल अकाउंट आपने पढ़ा होगा। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं और जो आपके गेन होता है वो आपका क्रेडिट होता है, राइट? तो इसकी वजह से जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है वो भी यही होता है, क्योंकि रीवैल्यूएशन इज अ काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट, राइट? तो जब आपकी एसेट बढ़ती है या एसेट घटती है तो उसको रिकॉर्ड इसमें किया जाता है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ये समझना है कि जो एसेट्स की वैल्यू बुक वैल्यू पहले थी जब पुराने पार्टनर्स ने बिजनेस को शुरू किया था और उसके बाद जब दोबारा से एक नया पार्टनर को वो फॉर्म में लेके आ रहे हैं उस टाइम पे वो दोबारा से सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज की वैल्यू को रीवैल्यू करते हैं और रीअसेस करते हैं। उसके बाद एसेट और लायबिलिटी के वैल्यूज में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में कैलकुलेट किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बेसिस पर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसको मैं रिवाइज करवाऊंगी पहले, उसके बाद हम इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करेंगे, क्योंकि जनरली बोर्ड्स में पहले ये होता था कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होता था और बैलेंस शीट मैच करनी होती थी इन फुल फ्लेज क्वेश्चन। लेकिन आजकल क्या ट्रेंड आ रखा है कि आजकल जर्नल एंट्री बोलते हैं करने के लिए। तो जितना जरूरी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है उतना ही जरूरी आपको जर्नल एंट्रीज की सीखनी है, राइट? अब देखिए, आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। तो सीधी सी बात है कि अगर आपका कोई एसेट का वैल्यू बढ़ा, एसेट का वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है? एसेट की वैल्यू अगर आपकी बढ़ती है तो वो आपके लिए क्या है, फायदा है कि नुकसान है? जब अगर आपका एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो वो क्या है आपके लिए, फायदा है कि नुकसान है? वो आपके लिए जो है नुकसान है, सॉरी, अगर एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो वो आपके लिए नुकसान है। कैसे? सपोज कीजिए फर्नीचर पहले जो था आपका 4,000 रुपए का था, राइट? फर्नीचर की वैल्यू पहले 4,000 रुपए थी, उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू हो गई 3,000 रुपए, राइट? तो जब आपकी फर्नीचर की वैल्यू 3,000 हो गई, पहले 4,000 थी, तो 1,000 की जो वैल्यू में कमी आई है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा यहाँ पे। यानी जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में कमी आ रही है हमें उसको रिकॉर्ड करना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बस आपको ये देखना है कि अगर कोई एसेट या लायबिलिटी की वैल्यूज में कोई चेंज आ रहा है
आइदर इट इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग, तो ये जो चेंज है आपका प्रॉफिट है या लॉस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म, और उसको उस हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब मेरा कोई सपोज करो आउटस्टैंडिंग का खर्चा था जो पहले 6,000 का था और अब उसकी वैल्यू 8,000 हो गई है, मुझे मेरे क्रेडिटर ने बोला कि आपको 8,000 अब पे करना पड़ेगा, तो देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 2,000 ऑन लायबिलिटी। 2,000 से मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, तो इसको मैं क्या करूंगी, डेबिट साइड दिखाऊंगी, बिकॉज वी हैव टू पे मोर 2,000, राइट। इस तरीके से एसेट्स का डिक्रीज और लायबिलिटी के इंक्रीज को डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन शो किया जाता है। उसके बाद इधर चलते हैं, इधर साइड देखिए एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि भाई ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का नेचर क्या होता है, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ी, प्रॉफिट्स को क्रेडिट साइड और लॉसेस को डेबिट साइड। तो अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, सपोज कीजिए आपके पास मशीनरी थी कोई जो कि 6,000 की थी, राइट, 6,000 की कोई मशीनरी थी और अब उसकी वैल्यू हो गई 10,000, यानी आपकी जो 4,000 एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, तो वो आपके लिए फायदा है, फर्म के लिए फायदा है, तो दैट 4,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। उसके बाद इसी तरीके से जस्ट अपोजिट इन केस ऑफ लायबिलिटीज, अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, आउटस्टैंडिंग कोई रेंट आपको पे करना था जो पहले 5,000 था, अब सिर्फ 3,000 रह गया, यानी 2,000 रुपए आपको अब कम पे करना पड़ेगा, तो आपके लिए ये क्या हो गया, ये आपके लिए प्रॉफिट हो गया, राइट। इसी वजह से इसको 2,000 को इधर साइड रिकॉर्ड करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सारी वो एसेट्स और वो लायबिलिटीज के बारे में हम बात कर रहे थे जो बैलेंस शीट में शो करी हुई होती हैं, जो पहले से बैलेंस शीट में दिखाई हुई होती हैं, बट देयर कैन बी सर्टेन एसेट्स और देयर कैन बी सर्टेन लायबिलिटीज व्हिच आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, राइट। सडनली अराइज होने वाली, जब आपने रिवाइज कर रहे हो अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को, देन यू गेट टू नो कि भाई अचानक से कोई ऐसा एसेट या ऐसी लायबिलिटी अराइज हो गई है जो पहले नहीं थी, तो उसको भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई अननेसेसरी सॉरी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अराइज हो जा रही है तो वी नीड टू पे फॉर दैट, तो ये इससे हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है फर्म के ऊपर, तो इसको डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन ट्रांसफर किया जाएगा। और इसको अगर कोई एसेट अराइज हो रही है तो हमारे लिए फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो उसको क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद डेबिट के अमाउंट जितना भी आएगा उसका टोटल और जो क्रेडिट का अमाउंट जितना भी आएगा उसका टोटल आप करेंगे, तो डिफरेंस जो आएगा आइदर इट विल बी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन और इट विल बी गेन ऑन रिवैल्यूएशन, राइट। तो उसको आप उस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे, या तो गेन होगा या लॉस होगा। अब एक बात आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर रिवैल्यूएशन पे गेन हो रहा है या रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है, बोथ हैव टू ट्रांसफर टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्योंकि ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यूज में जो चेंजेस आए हैं, इन चेंजेस की वजह से अगर कोई प्रॉफिट या कोई लॉस हुआ है तो उसके हकदार हमारे ओल्ड पार्टनर्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये जो चेंजेस आए हैं नए पार्टनर के एडमिशन से पहले के चेंजेस हैं, तो डेफिनेटली उसके किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और सिर्फ एक आइटम गुडविल ही हमारा, वो प्रीमियम फॉर गुडविल ही हमारा एक ऐसा आइटम होता है जिसको हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। इन दिस वे वी आर डन विद द रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम चलते हैं जर्नल एंट्रीज की तरफ। देखिए जर्नल एंट्रीज बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से इसको समझना है। सबसे पहले जो हमने अभी ट्रांसफर करी है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जो भी हमने ट्रांसफर करी है आइटम्स, उसी की जर्नल एंट्रीज हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हमारी किसी एसेट की वैल्यू में कोई इंक्रीज हो रहा है, एसेट की कोई वैल्यू हमारी बढ़ गई है, तो एसेट की अगर हमारी कोई वैल्यू बढ़ गई है तो क्या होगा, हमारे एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। क्योंकि रियल अकाउंट में क्या होता है, रियल अकाउंट जब बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है, पढ़ा है ना आपने, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे फर्म को फायदा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री वुड बी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमें फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है। उसके बाद अगर किसी एसेट की वैल्यू में कोई रिडक्शन हो रहा है तो हमारी फर्म के लिए क्या है, वो हमारी फर्म के लिए वो लॉस है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड जाएगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा रिवैल्यूएशन होता है वो उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर होता है नॉमिनल। वो क्या नेचर का होता है, वो होता है नॉमिनल अकाउंट, राइट। तो नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं।
एक तो लॉस होता है आपका और एक आपका प्रॉफिट होता है। अगर लॉस हो रहा है तो नॉमिनल में वो डेबिट होता है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो नॉमिनल अकाउंट में वो क्रेडिट होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस वजह से अगर लॉसेज हो रहे हैं एसेट और लायबिलिटी के वैल्यूज में चेंजेस की वजह से, तो उस लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में डालना है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में डालना है। ठीक है, तीसरी एंट्री में चलते हैं। तीसरी एंट्री में ये बोल रहे हैं कि एप्रिसिएशन हो गया लायबिलिटी में, कोई लायबिलिटी बढ़ गई। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मेरा कोई आउटस्टैंडिंग रेंट था सपोज कीजिए और उसकी वैल्यू अगर बढ़ जाती है, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा, फर्म को ज्यादा पे करना पड़ेगा। ज्यादा पे करने का मतलब कि फर्म के लिए तो ये एक तरीके का क्या हो गया, लॉस हो गया, राइट। तो इसको रिवैल्यूएशन में किधर साइड डालेंगे, डेबिट साइड डालेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का नेचर ही यही होता है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। उसके बाद आपका नेक्स्ट एंट्री आता है, अगर आपकी कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। अगर आपकी कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, मतलब मुझे अब उतना कम पे करना पड़ेगा। तो फर्म के लिए क्या है, ये एक तरीके का गेन है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड। जर्नल एंट्री वुड बी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे। सडनली कोई एसेट या कोई लायबिलिटी अराइज हो गई, आपको पता लगा जब आप अपनी बैलेंस शीट आप रिवाइज्ड वैल्यू देख रहे थे जब एसेट लायबिलिटी की, देन यू गेट टू नो कि सडनली कोई एसेट अराइज हो गई, या कोई ऐसा डेटर था आपका जिसने बोला कि मैं पैसे दे दूंगा, जिसको मैंने एज अ बेड डेप्ट मान लिया था, राइट। तो अगर इस तरीके से कोई एसेट अराइज हो गई या कोई लायबिलिटी सडनली अराइज हो गई कि पहले किसी क्रेडिटर ने बोला था कि उसको हमने पैसे नहीं देने थे, पैसे देने थे तो उन्होंने मना कर दिया, अब सडनली वो हमसे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप हमें पे करो। तो इस तरीके की अगर कोई एसेट और लायबिलिटी अचानक से अराइज हो जाती है, या फिर जिसको हमने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था अब हमें उसे रिकॉर्ड करना है, तो उस केस में भी हमें उसके लिए जो है रिवैल्यूएशन में एंट्री पास करनी पड़ती है। अगर एसेट अराइज होगी तो एसेट अराइज होने का मतलब क्या है कि हमारे फर्म के लिए वो एक तरीके का गेन है। अगर कोई एसेट सडनली अराइज होती है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड डाल देंगे। और अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है, व्हाट डज इट मीन, लायबिलिटी अराइज होने का मतलब मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो उसको मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड डाल दूंगी। ठीक है, आई होप ये दोनों एंट्रीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आगे चलती हूँ। तो जब आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया तो फिर भाई दो चीजें हुई, या तो गेन हुआ या लॉस हुआ। अगर गेन हुआ तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाना चाहिए, ये तो पता है ना आपको। और अगर लॉस हुआ तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाना चाहिए। ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन का गेन है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, इन देयर ओल्ड रेशियो में जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेगा, हमेशा ये बात ध्यान रखनी है। तो हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या पास करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, राइट। उसके बाद अगर आपका आप लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स में, तो जर्नल एंट्री वुड बी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये तो बेसिक एंट्रीज हो गई जो हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय करनी पड़ती है। अब हम कुछ मिसलेनियस जर्नल एंट्रीज की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ केसेस मैंने लिए हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट मुझे लगे। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास इनमें से ही कुछ केसेस आएंगे जिसके लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ सकती है, या जिसको आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ सकता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने कुछ जो है आपको सैंपल ऑफ जर्नल एंट्रीज ले ली हैं और रिवाइज करवाई हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले जो मेरा एग्जांपल है वो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड। सबसे पहले आपको ये देखना है कि फर्नीचर क्या है, फर्नीचर तो है एसेट, राइट। एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो सीधी सी बात है, अगर मेरा एसेट बढ़ेगा तो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट, है ना। अगर मेरा एसेट की वैल्यू फॉल हो गई तो मेरे लिए क्या है, लॉस। सीधी सी बात है कि एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, देखिए यहाँ पे मेरा बुक वैल्यू था 10,000 और यहाँ पे इंक्रीज बाय 25,000। बाय और टू का डिफरेंस ध्यान रखना है सभी ने। अगर 25,000 से बढ़ गया यानी ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ एसेट की वैल्यू में, 25,000, तो जनरल एंट्री वुड बी लाइक फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो एसेट बढ़ा है डेबिट to revaluation account. It will be transferred to the credit side of the revaluation account because it is a kind of profit. ये एक प्रॉफिट है हमारी फर्म के लिए, एक फायदा है। ठीक है, दूसरा केस देखिए,
वैल्यू ऑफ द फर्नीचर, दोबारा से एक एसेट आ रहा है जो कि इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ये भी प्रॉफिट है, हमें पता है कि रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा, बट आगे देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ये बोल रहे हैं कि इंक्रीज हुआ है 25,000 तक, यानी 225,000, यानी हमारा जो फर्नीचर था वो 10,000 से कितना हो गया, 25,000 हो गया, यानी इंक्रीमेंट जो मैं बोलूं तो इंक्रीमेंट कितने का लगा, 15,000 का लगा है। इस केस में और इस केस में फर्क है, प्लीज ध्यान देंगे, यहाँ पे इंक्रीज हुआ ही 25,000 का है, बट यहाँ पे इंक्रीज होके 25,000 हो गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, टू जब होता है तो हमें डिफरेंस लेना पड़ता है, तो जर्नल एंट्री वुड बी लाइक फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 15,000 से, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू कितने से बढ़ी है, 15,000 से बढ़ी है, ठीक है। आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, मोस्टली हम इसी टाइप की जर्नल एंट्रीज में कंफ्यूज होते हैं और मिस्टेक्स कमिट करते हैं। उसके बाद मैं चलती हूँ नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में मुझे बोला जा रहा है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 140% ऑफ द बुक वैल्यू, यानी कि अगर मेरा बुक वैल्यू 10,000 है, अगर मेरा फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना है, अगर मेरा फर्नीचर का बुक वैल्यू इज 10,000 तो 140% बढ़ गया, ठीक है। 140% का मतलब 10,000 का 140% कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा सीधा सीधा 100% तो है ही ना, 40% बढ़ गया, सीधा सीधा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 से कितना हो गया, 14,000 हो गया। 14,000 होने का मतलब क्या है, 14,000 होने का मतलब ये है कि 4,000 का इंक्रीमेंट हुआ है हमारे फर्नीचर में, तो 4,000 की हम एंट्री कर देंगे, समझ में आ रही है मेरी बात। ब्रॉट अप to 140%, मतलब we have to increase furniture, the value of furniture up to 140%. 10,000 is the 100%, अगर मैं 140% उसको इंक्रीज करूंगी तो 4,000 का इंक्रीमेंट होगा मेरे फर्नीचर में, एंड द जर्नल एंट्री वुड बी लाइक फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,000। नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे चलते हैं। स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 5,000, राइट, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है हम लोगों को। स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 5,000, बुक वैल्यू था 20,000, बट हमने पाया कि जो हमारा स्टॉक था वो 5,000 अंडर वैल्यूड हुआ है, ठीक है। या फिर आपको बोला जाए कि जो स्टॉक है अंडर वैल्यूड हुआ है 20% से, ठीक है। या फिर आपको बोला जाए कि जो मार्केट वैल्यू, एमवी स्टैंड्स फॉर मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है हमारे स्टॉक की वो 25,000 है। ये तीन केसेस में एक ही बात कही जा रही है, क्योंकि जनरल एंट्री भी हमने एक ही की हुई है, एक ही बात कही जा रही है, बट कहीं अलग अलग तरीके से जा रही है। पहले केस का मतलब यह है कि जो स्टॉक की वैल्यूएशन जब हुई, बुक वैल्यू हमने 20,000 दिखाया, बट हमने जो बुक वैल्यू दिखाई है वो 5,000 कम उसकी वैल्यूएशन मैंने की है, मतलब द वैल्यू ऑफ द स्टॉक शुड बी 25,000, बट हमने उसको अंडर वैल्यूएड किया। अंडर वैल्यूएड का मतलब जब आपने वैल्यूएशन की है उस एसेट की तो आपने उसको कम वैल्यू उसकी दी है, ठीक है। यानी 5,000 रुपए मुझे अपने स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने उसकी वैल्यूएशन 20,000 की है, बट मैंने उसको बोला कि मैंने उसकी अंडर वैल्यूएशन की है, मतलब उसकी वैल्यू से उसको कम उसकी वैल्यू मैंने रखी है, 5,000 रुपए मुझे क्या करना पड़ेगा स्टॉक की वैल्यू में और एड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही अंडर वैल्यूएड बाय 20% में भी सेम बात कही गई है, 20% ऑफ व्हाट। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, देखिए अगर 20% आप इस 20,000 का समझ रहे हो तो नहीं, इनका कहने का मतलब ये है कि जितनी भी स्टॉक की वैल्यू थी, ठीक है, उसका 20% इन्होंने कम मेजर किया है, समझ में आ रहा है। यानी ये जो आपका 20,000 है ये 80% है एक्चुअल वैल्यू का, यानी कि अगर एक्चुअल वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी होनी चाहिए थी फर्म की, एक्चुअल वैल्यू का अगर मैं 80% कंसीडर करूंगी ना तो वो 20,000 होगा मेरा। इस बेस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कैसे होगी कैलकुलेशन, मान लो यहाँ पे मुझे नहीं पता कि मेरे उस की वैल्यू कितनी है स्टॉक की, ठीक है, यानी इसका 80% मेरा क्या है, इसका 80% मेरा 20,000 आया, यानी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी होगी, 20,000 मल्टीप्लाई 80 अपॉन 100। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे ना तो आपके पास आ जाएगी स्टॉक की एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। सॉरी, ये 100 जो है आपका ऊपर रहेगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर जाएगा तो,
और ये 80 आपका नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट जब कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्टॉक की वैल्यू शुड बी 25,000, बट हमने कितनी उसकी वैल्यूएशन दिखाई है, 20,000 दिखाई है, यानी कि 5,000 जो मुझे स्टॉक को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट वैल्यू भी उसका 25,000 है। तो जर्नल एंट्री वुड बी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट केस देखिए, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूएट। ओवर वैल्यूएट का मतलब मैंने स्टॉक की वैल्यू को 9,000 से बढ़ा के दिखाया हुआ है। तो बढ़ा के दिखाया हुआ है तो डेफिनेट सी बात है, मुझे उसको कम करना पड़ेगा ताकि मेरे अकाउंट्स में एग्जैक्ट पोजीशन शो हो इसकी, ठीक है। यानी अगर बुक वैल्यू मैंने 54,000 दिखाई हुई है तो इसकी बुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी इसकी बुक वैल्यू 45,000 थी, मगर मैंने 9,000 बढ़ा के दिखाई, यानी मैंने 54 दिखाई है, ठीक है। तो मैं 9,000 क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, 9,000 क्या कर दूंगी, डिडक्ट कर दूंगी स्टॉक की वैल्यू में से। तो जर्नल एंट्री वुड बी, क्योंकि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अगर दूसरे केस की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो ओवर वैल्यूएशन हुई है वो 20% ज्यादा है, यानी ये जो वैल्यू है ना मेरी, ये 20% ज्यादा है, यानी कि जो आपने ये वाली वैल्यू निकाली थी ये कितनी कितनी है, इसमें जो ये 54,000 है ये 120% है। समझ में आ रहा है। तो जब आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपका जो है 45,000 सॉरी 9,000 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 9,000 हमारा क्या हुआ है, 9,000 से हमारी ओवर वैल्यूएशन हुई है हमारी एसेट्स की, हमारे स्टॉक की, ठीक है। सेम जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन में लगाया था वही प्रोसेस मुझे ओवर वैल्यूएशन में भी लगाना है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने क्या किया था, 100/80 किया था, बट यहाँ पे इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस केस में मुझे 100/120 करना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्नीचर की वैल्यू थी वो कम थी, बट यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू जो है बढ़ा के दिखाई हुई है, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा जो केस इसमें दिया है, इन्होंने बोला है कि स्टॉक जो है डैमेज हो गया 9700 का और 700 ओनली रियलाइज। इसका मतलब कि ओवरऑल स्टॉक की वैल्यू में कितना का डिक्रीज हुआ है, कितना का फॉल हुआ है, दैट इज 9,000। तो जर्नल एंट्री वुड बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। आगे चलते हैं, देखिए, out of the total creditor of sum of rupees 30,000 to be transferred to the capital account। टोटल क्रेडिटर आपके पास 32,000 के थे, उसको कैपिटल अकाउंट में जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना भाई, क्रेडिटर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। समझ में आ रहा है। क्रेडिटर को हमने यहाँ पे डेबिट क्यों किया है, क्योंकि मेरे क्रेडिटर उतने से कम हो गए हैं, इस वजह से ये डेबिट हो रहा है, ठीक है। लायबिलिटी अगर उसकी लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो वो डेबिट साइड चला जाता है। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सीधी जर्नल एंट्री हमने पास की है। अगर बोला होता कि फॉर्म के अंदर लायबिलिटी की वैल्यू कम हुई है तो हम क्या करते, क्रेडिटर अकाउंट टू रिवैल्यूएशन करते, बट ये लायबिलिटी किसने टेक ओवर कर ली, पार्टनर ने टेक ओवर कर ली। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर हमारे 32,000 के कम हो गए, ठीक है, टू सीज कैपिटल, राइट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, अनरिकॉर्डेड ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ रुपीज 6,000। अनरिकॉर्डेड ऑफिस इक्विपमेंट आया है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, इट इज अ प्रॉफिट फॉर द फर्म, सो इट विल बी क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप यू पीपल आर गेटिंग दिस पॉइंट। Then the next journal entry is machinery is taken over by B. B is the partner. ठीक है, कुछ नहीं गिवन है, इसका मतलब जो भी जिसका भी नाम, जिस इंडिविजुअल का नाम दिया जा रहा है वो आपका पार्टनर है। डी ने मशीनरी टेक ओवर कर ली, द वैल्यू ऑफ द मशीनरी जितने पे उसने टेक ओवर किया वो 25,000 है और उसकी बुक वैल्यू है 21,000, यानी कि यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू में कितने का फॉल हुआ है, कितने का राइज हुआ है, 4,000 ज्यादा पे लिया है बी ने। इसका मतलब मशीनरी की जो वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, दैट विल बी शोन टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो जर्नल एंट्री वुड बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बाय 4,000, राइट। और जो मशीनरी, जो एसेट को किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया है तो फर्म के पास है तो वो चली गई ना, तो उसकी एंट्री क्या हम करेंगे, बीस कैपिटल टू मशीनरी। जैसे सिक्स एंट्री में जब एसेट किसी लायबिलिटी को किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया तो हमने एंट्री क्या करी, उस पर्टिकुलर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू that particular partner's capital account. But if any partner take over the asset, so that particular partner capital account debit to मशीनरी अकाउंट। अंडरस्टूड। जितने पे टेक ओवर किया है उतनी वैल्यू को हमने क्रेडिट करनी है, दैट विल बी 25,000। देन कम टू द नेक्स्ट जर्नल एंट्री,
One third of the machinery is taken over by B for rupees 25,000. One third of the machinery टेक ओवर किया गया है 25,000 में एंड द बैलेंस इज रीवैल्यूएड एज रुपीज 48,000. बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी वॉज 60,000. ठीक है, क्वेश्चन में दो बातें कही गई हैं. एक तो हमारे पास जो मशीन थी उसकी टोटल वैल्यू कितनी है 60,000 है, आप देख सकते हैं बुक वैल्यू उसकी 60,000 है. अब हुआ क्या है क्वेश्चन में, जो 60,000 आपकी बुक वैल्यू थी उसके दो हिस्से कर दिए गए. एक तो 1/3 हिस्सा उसका, यानी उसका 1/3 हो गया 20,000. जो 20,000 अलग उसको टेक ओवर किया बी ने, ठीक है, और जो बच गया 2/3 उसका शेयर वो हो गया आपका 40,000. उसकी रिवैल्यूएशन अलग की गई है, ठीक है, वो फर्म ने उसकी रिवैल्यूएशन खुद से करी है. अब देखिए 60,000 का हमारा जो मशीनरी था उसका 1/3 शेयर यानी 20,000 कॉस्ट का मशीनरी, 20,000 कॉस्ट का मशीनरी किसने टेक ओवर किया, बी ने टेक ओवर किया. कितने में टेक ओवर किया 25,000 में. ठीक है, इसकी एंट्री तो आपको समझ में ये वाली आ रही होगी, बीज कैपिटल टू मशीनरी. ठीक है, बट जब 20,000 की मशीनरी को 25,000 में टेक ओवर कर रही है बी, तो हमें कितने का, फर्म को कितने का फायदा हो रहा है, 5,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ. प्लस जो दूसरी वाली मशीनरी का हिस्सा था, जो दूसरा हिस्सा था 40,000 वाला, उसको हमारी फर्म ने जब रीवैल्यूएट करा तो उसको कितना, उसकी वैल्यूएशन हो रही है 48,000. यानी यहाँ पे कितने का प्रॉफिट फर्म को हो रहा है 8,000 का. यानी फर्म को टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है 13,000 का. और ये 13,000 जो एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, जो मशीनरी की वैल्यू बढ़ी है, ये चला जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड. ठीक है, आई होप ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिए, बिल पेबल आर टू बी रिटर्न बैक बाय 3,000. रिटर्न बैक मतलब कि वी डोंट हैव टू पे, राइट, वी डोंट हैव टू पे फॉर दैट बिल पेबल. बिल पेबल इज अ लायबिलिटी. ठीक है, बिल पेबल आपका क्या है, फर्म का लायबिलिटी. अब रिटर्न बैक का मतलब उतनी की लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, 3,000 रुपए की बिल पेबल हमको पे नहीं करने अब, तो हमारी फर्म के लिए क्या है, ये प्रॉफिट है. तो किधर साइड जाएगा, ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जाएगा. बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 3,000. क्लियर. नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज डेब्ट ऑफ रुपीज 30,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग. इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन कि आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब हमें पे करना है. तो इफ वी हैव टू पे फॉर एनी लायबिलिटी, इट मींस अ लायबिलिटी इज बीइंग क्रिएटेड ऑन अस, सो इट विल बी a loss or an expense for the firm, so it will be debited to the revaluation account. The journal entry would be revaluation account debit to outstanding expenses. Okay, ये आपको समझ में आ गया. आगे चलते हैं. Out of insurance premium, rupees 1,000 is to be carried forward to the next year. This is the prepaid expenditure. We had already covered these things in class 11. Carry forward करने का मतलब कि जो 1,000 रुपए जो मुझे इंश्योरेंस का हमने जो पे किया था वो अगले साल के लिए मैंने पे कर दिया. डेफिनेटली दिस इज अ प्रीपेड एक्सपेंस फॉर अस. तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है फर्म के लिए, एसेट होता है. और एसेट अगर आपका बढ़ा तो किधर साइड जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि इट इज अ प्रॉफिट फॉर द फर्म, राइट. It has to be credited to the revaluation account. The journal entry would be prepaid expenses, prepaid insurance account debit to revaluation. ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मेरे फर्म के लिए प्रॉफिट है या लॉस है, उस हिसाब से मैंने जर्नल एंट्री करनी है. ज्यादा कुछ इसमें कंफ्यूज होने वाला नहीं है किसी को भी. Then the next entry is expenses on revaluation, rupees 4,000 paid by. ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन. एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन का जो खर्चा था किसने पे किया, बी ने पे किया. अगर कोई लायबिलिटीज कोई पार्टनर पे कर रहा है तो एंट्री, जर्नल एंट्री वुड बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि वो खर्चा है. ठीक है, जो बी ने पे किया है तो डेफिनेटली बी ने पे किया है तो आपको उसको बी को पे करना पड़ेगा. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल इफ एनी एक्सपेंडिचर इज बीइंग पेड बाय द बी. ठीक है. The next journal entry is expenses of rupees 1,000 debited to P&L account belongs to the personal expense of the A. यानी कोई ऐसा खर्चा रहा आपकी फर्म में जो हमने P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया, जिसको मैंने फर्म का खर्चा मान लिया है, बट वो एक्सपेंसेस था किसका, किसी एक पार्टनर का था. ठीक है. दूसरा केस इसका देखिए,
द डेब्ट ऑफ ₹1000 रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट रिकवर्ड जिसको मैंने मान लिया था और अब उसको ए ने पे कर दिया है, ठीक है। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। पहले केस में तो ये है कि भाई वो फर्म का खर्चा मैंने मान लिया था, बट अब मुझे पता लगा कि वो तो ए का खर्चा है, तो डेफिनेटली ए वुड पे दैट, ए उसको पे करेगा। तो हमारी फर्म के लिए वो क्या है, हमारी फर्म के लिए वो एक तरीके का प्रॉफिट है, एक तरीके का ऐसा सिचुएशन है जो प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू revaluation because earlier it has been considered the expenditure of the partnership firm, but now it has been proved कि ये जो revaluation का खर्चा था वो फर्म का नहीं था, किसी पार्टनर का था। तो that partner is going to pay that. So from the firm point of view, this would be the profit for the firm. So it will be credited to the revaluation account, right? Now next journal entry is we had debtors of 50,000. We had debtors of 50,000 and we have provision for 10,000. ठीक है, मेरे गुड डेटर्स हो गए 40,000 के। बट होता क्या है कि मुझे पता लगा कि भाई मैंने प्रोविजन बैड डेब्ट्स के लिए बनाए हैं 10,000 के, बट मेरे पास बैड डेब्ट्स आ गए 12,000 के। बात समझ में आ रही है? तो भाई 12,000 के अगर बैड डेब्ट आ गए तो 10,000 तो मैंने कहाँ से चार्ज कर दिया, अपने प्रोविजन में से दे दिया, क्योंकि मैंने इस बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करने के लिए तो ये प्रोविजन बनाया था, ठीक है। बट अभी भी मेरे पास 2,000 का मेरे को लॉस हो रहा है, फर्म को लॉस हो रहा है। वो 2,000 का जो एसेट्स की वैल्यू में कमी आ रही है, जो डेटर की वैल्यू कम हो रही है, कहाँ से चार्ज किया जाएगा, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। द जर्नल एंट्री वुड बी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैड डेब्ट। ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने भाई 10,000 आई हैव टू चार्ज फ्रॉम द provision for doubtful debts and 2,000 we need to charge from the revaluation because we don't have provision for that amount. Two bad debts, bad debts कितना है हमारा 12,000 का, ठीक है। Come to the next journal entry. देखिए, आउट ऑफ द टोटल डेटर, जितने भी टोटल डेटर थे उसमें से 700 ड्यू फ्रॉम अमित, राइट। 700 का अमित हमारा एक डेटर रहा होगा, प्रूव टू बी बैड, मतलब कि 700 मेरे बैड डेब्ट्स हो गए जो अमित को से मिलने थे, नहीं मिलेंगे। Another debtor अनिल who owed 5,000 became insolvent. एक और डेटर था मेरा अनिल जिसके पास 5,000 से वो भी इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब ये 5,000 भी बैड डेब्ट बन गया मेरा। देखते जाइए, 700 मेरे को किससे नहीं मिले, अमित से, और 5,000 जो मुझे अनिल से नहीं मिलने वाले, ठीक है। 40% अमाउंट इज इरिवोकेबल। 40% अमाउंट किसका, इसका 40% जो है इरिवोकेबल है, रिसीव नहीं होने वाला, यानी इसमें से 2,000 मुझे रिसीव नहीं होगा। वो इंसॉल्वेंट हो गया है लेकिन वो 40% बिल्कुल नहीं दे सकता, ठीक है। प्रोविजन जो हमने बनाया वो हमने बनाया कितने का, 10% बनाया डेटर्स का। गुड डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनता है, ठीक है। देखिए अब हमारे पास हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले आप देखिए आपके पास जो डेटर है, कितने के डेटर्स हैं, बुक वैल्यू कितनी है डेटर्स की, डेटर्स की बुक वैल्यू है हमारे पास 45700, दैट इज 45,700, ठीक है। और बेड डेब्ट्स मेरे पास कितने हैं, 5,000 अनिल वाले और 700 जो है मेरे अमित वाले, यानी मेरे पास 5,700 के टोटल बेड डेब्ट्स हैं, ठीक है। यानी कि मेरे पास गुड डेटर्स कितने के हो गए, 45,700 माइनस 5,700, ये मेरे पास क्या हो गए, डेटर्स हो, सॉरी गुड डेटर्स हो गए। गुड डेटर्स यानी जिनसे मुझे पैसा मिलने वाला है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। 45,700 के डेटर थे, 5,700 के मेरे पास बैड डेट्स हो गए, तो मेरे पास गुड डेटर हो गए 40,000 के। अब इस 40,000 का मैंने बनाना है प्रोविजन 10%, प्रोविजन मैंने बना दिया, 4,000 का प्रोविजन मेरा बन गया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए मेरे पास बेड डेब्ट्स कितने के, एक्चुअल में बेड डेब्ट्स मेरे पास कितने के हैं। देखिए एक्चुअल में बेड डेब्ट तो ये 700 रुपए के हो गए, प्लस इस 5,000 में से ये 2,000 रुपए मुझे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो एक्चुअल में मेरे पास बेड डेब्ट्स कितने के हो गए, 2,700 के, यानी डेटर्स की वैल्यू में एग्जैक्ट कितने की कमी आई, 2,700। ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने 4,000 को तो प्रोविजन बना दिया और 2,700 के डेटर्स मेरे बैड डेट्स हो गए, यानी ओवरऑल मेरे डेटर्स में कितने का डाउनफॉल हुआ है, ओवरऑल मेरे डेटर्स में जो है 2,700 तो मेरा बैड डेट चला गया टोटल, क्लियरली बैड डेट जो है, प्लस में
4000 जो मैंने प्रोविजन बनाया था, क्योंकि प्रोविजन बनाने के बाद आप डेटर्स को डिडक्ट कर देते हो डेटर्स में से, तो ये डेटर्स की वैल्यू को कम कर देता है। यानी मेरे पास 6700 का मेरे को डेटर में कमी हुआ है। मेरे डेटर्स में कितने का डाउनफॉल हुआ है? 6700 का, राइट। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6700 से टू बैड डेब्ट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, आप एक बात यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैम ये जो हमने यहाँ पे 5000 क्यों डिडक्ट किया है? बिकॉज ही बिकेम इंसॉल्वेंट, और वो हमारा, ये तो हमारा डेट डेब्ट्स है 2000 तो पूरी तरह से डूब चुका है, बट वो जो 3000 है वो डाउटफुल डेब्ट है, वेदर इट इज वी आर गोइंग टू रिसीव दैट और नॉट वी डोंट नो। तो हमने उसको इंक्लूड कर लिया अपने बेड डेब्ट्स में, ठीक है, क्योंकि जो प्रोविजन बनता है वो पूरी तरह से जो सिक्योर और गुड डेटर्स होते हैं उनके ऊपर हमें बनाना होता है, ठीक है। जिनके ऊपर हमें डाउट होता है वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दैट फ्रॉम द डेटर्स अकाउंट। Come to the next journal entry, expenses on revaluation 1000 paid by B. If any partner is paying the revaluation expenses, then the firm had to pay to that partner, right? So revaluation account debit because the partnership firm is going to pay that partner, right? और B ने उस खर्चे को पे कर दिया। एक्चुअली में होता क्या है कि कोई एक्सपेंस था, उसको किसी पार्टनर ने बी ने पे कर दिया, फिर बी को कौन पे करेगा? फर्म पे करेगा। ये आपका साइकिल चलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल 1000। देन कम टू द नेक्स्ट जर्नल एंट्री। नेक्स्ट जर्नल एंट्री आपकी ये है, अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ रुपीज बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज 2000 वाज डिसोनर्ड। बिल ऑफ एक्सचेंज, आपका बिल जो था 2000 का था, जो कि कैंसिल हो गया, डिसोनर हो गया, जिसका पैसा नहीं मिलने वाला आपको, बट उसके लिए आपने कोई एंट्री पास नहीं की है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज हमें जो हमारा डेटर देता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज और डेटर्स का आपको पता है क्या होता है दोनों में डिफरेंस। जो आपके डेटर्स होते हैं वो आपको बिल दे देते हैं और एक डेट दे देते हैं कि इस डेट पे हम बिल पे करने वाले हैं, और उस डेट पे वो बिल डिसोनर हो जाता है, यानी वो जो बिल था आपका वो डेटर में इंक्लूड हो जाता है, आपके डेटर की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि वो बिल क्लियर नहीं हुआ, आपके डेटर ने पे नहीं किया, ठीक है। अब बुक वैल्यू ऑफ डेटर बिफोर डिसोनर जो था 40,000 था, ठीक है। डिसोनर होने से पहले तो आपके डेटर थे 40,000 के थे, यानी 40,000 के मेरे पास डेटर्स थे। एक बिल, एक डेटर ने एक बिल दिया था 2000 का, वो बिल मेरा डिसोनर हो गया, यानी मेरे डेटर्स 2000 के और बढ़ गए। अब मेरे पास टोटल कितने डेटर हो गए? 42,000 के। प्रोविजन मुझे कितने का बनाना है? 5% ऑन द डेटर्स। 5% हम सीधा सीधा इसका बना देंगे, दैट विल बी 2100। सीधी सी बात है, ठीक है। देखिए, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने कंसीडर क्या किया था? हमने ये कंसीडर कर लिया था कि भाई उस बिल ऑफ एक्सचेंज से पैसा मुझे मिल जाएगा, लेकिन बिल तो कैंसिल हो गया। तो जर्नल एंट्री वुड बी डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि मेरे डेटर्स क्या हो गए? दोबारा से बढ़ गए, मुझे पैसा नहीं मिला बैंक को, बल्कि मुझे पैसा देना पड़ा, ठीक है। और अब मैंने जो प्रोविजन बनाया है, तो कहीं ना कहीं मेरा प्रोविजन जो होता है मेरे डेटर्स की वैल्यू को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो दैट 2100 का जो मैंने प्रोविजन बनाया है, आई ट्रांसफर इट टू द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, दैट इज 2100, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जर्नल एंट्री, डेटर्स 49,000, प्रोविजन 1000, तो टोटल गुड डेटर्स हो गए मेरे पास 48,000। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एप्रिशिएटेड बाय 1500। बेटा ध्यान देंगे, 1000 का प्रोविजन पहले से था, इन्होंने बोला कि 1500 का और प्रोविजन बढ़ाओ। अगर मैं 1500 से प्रोविजन बढ़ा दूंगी तो मेरे डेटर्स क्या होंगे? 1500 से कम हो जाएंगे, क्योंकि डेटर्स में से मैं अपने प्रोविजन को हमेशा क्या करती हूँ? माइनस करती हूँ। तो अगर आपका प्रोविजन का वैल्यू बढ़ता है तो आपका डेटर का वैल्यू कम हो जाता है, और डेटर का वैल्यू कम होने का मतलब ये जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, इज अ काइंड ऑफ लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री वुड बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि मैम 2500 क्यों नहीं लिया? 2500 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1000 का जो प्रोविजन है इट हैज बीन ऑलरेडी डिडक्टेड ना, इसको तो आप डेटर में से पहले ही माइनस कर चुके हो, अभी दोबारा से थोड़ी ना आपकी डेटर की वैल्यू कम कर रहा है। अब तो सिर्फ 1500 वैल्यू कम होगी डेटर्स की, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ 1500 दिखाएंगे। अगर यहाँ पे बोला होता कि एप्रिशिएट करना है टू 1500, तो फिर उस केस में क्या करते? सिर्फ 500 रुपए
ये एंट्री हम यहाँ पे पास करते हैं, यानी आपको सिर्फ आपके डेटर्स कितने कम हुए 500। Then come to the next journal entry. Stock is 40,000. Stock is overvalued by 4,000. सिंपल जर्नल एंट्री एकदम। 40,000 स्टॉक की कीमत है, ठीक है, और हमने उसकी ओवर वैल्यूएशन कर ली कितनी 4,000, यानी स्टॉक की एग्जैक्ट कीमत कितनी है 36,000, यानी स्टॉक को मुझे क्या करना पड़ेगा 4,000 से उसकी वैल्यू को कम करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री वुड बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, राइट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, द अनअकाउंटेड अकर्ड इनकम ऑफ रुपीज। अकर्ड इनकम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये आपका एसेट होता है। अकर्ड इनकम एक ऐसी इनकम होती है विच हैज बीन अर्न बट नॉट रिसीव। ऐसा इनकम जो आपने कमा तो ली लेकिन आपको अभी तक कैश में रिसीव नहीं हुई है, वो आपकी एसेट होती है। अनअकाउंटेड मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट अराइज हुई है, डेफिनेटली इट इज अ प्रॉफिट फॉर द पार्टनरशिप फर्म, सो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, राइट। सो जर्नल एंट्री वुड बी अकर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, बाय ₹100। Next journal entry is a debtor who due of rupees 500 was written off as bad debt, paid rupees 400 in full settlement। देखिए 500 का बेड डेप्ट था, 400 रुपए फुल सेटलमेंट के बदले आपको मिल गया, ठीक है, फुल सेटलमेंट के बदले 400 रुपए मिला है आपको, तो दैट विल बी अ गेन फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म। एक तरीके का गेन हुआ। बेड डेप्ट्स अगर लॉस है तो बेड डेप्ट्स रिकवर्ड गेन है, तो इट मस्ट बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड जनरल एंट्री वुड बी बेड डेप्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय ₹400, ठीक है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज प्लांट है आपका 30,000 का, प्लांट को रिटर्न डाउन किया 25,000। देखिए 30,000 का प्लांट है, अब उसकी वैल्यू कम करके कितनी कर दी 25,000 कर दी, तो वैल्यू में कमी कितने की आई 5,000 की आई। That 5,000 will be transferred to the debit side of the revaluation account because it is considered a loss in the value of asset, ठीक है। revaluation account debit to plant that is 5,000, understood है ये। Next journal entry is an old typewriter previously written off is now brought into books। देखिए इसको आपने राइट ऑफ कर दिया था, आप मान चुके थे कि दैट टाइपराइटर इज नॉट गोइंग टू वर्क, बट अब आपको पता लगा कि नहीं नहीं ये तो काम कर रहा है, तो इससे क्या हुआ आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट 700 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये फर्म के लिए एक प्रॉफिट की सिचुएशन है, सडनली कोई एसेट ऐसी आ गई जो वर्किंग है, जो आपको पता लगा ओ माय गॉड इसकी तो कुछ वैल्यू है, ठीक है, तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड चला जाएगा। Then the next journal entry is, अब थोड़ी सी क्रिटिकल है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। आपके डेटर था 25,000 के, आपने उस पर प्रोविजन बनाया, ठीक है, प्रोविजन कितने परसेंट है आप देख के बता सकते हो, दैट इज 10%, ठीक है, 10% ऑफ डेटर हमने प्रोविजन बनाया हुआ है, और हमारे पास गुड डेटर्स बच के 22,500 के। ₹1,000 ड्यू फ्रॉम द डेटर नो लॉन्गर रिसीवेबल, मतलब 1,000 के डेटर ऐसे हैं जो अब आपको रिसीव नहीं होने वाले, ठीक है। प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड एट करंट रेट, जनरल एंट्री करनी है। सबसे पहले आपको देखो आपके डेटर थे 25,000 के, ठीक है, जिसमें से 1,000 का डेटर ऐसा है, 1,000 का डेटर ऐसा है जो आपको रिसीव नहीं होगा, वो पूरी तरह से बेड डेट है। तो अब आपके पास डेटर्स कितने के हो गए टोटल 24,000 के। बोला है प्रोविजन करंट रेट पे ही बनाना है, यानी करंट रेट मैंने अभी बताया क्या है 10%, यानी 24,000 का अगर मैं 10% लूंगी तो मेरे टोटल हो गए प्रोविजन की वैल्यू 2400। ये बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। अब देखिए होता ये है कि मेरे पास जो पहले प्रोविजन मैंने बनाया था वो 2500 का था। ये प्रोविजन मैंने क्यों बनाया था, ये मेरा ओल्ड प्रोविजन है, ठीक है, ये मेरा ओल्ड प्रोविजन है जो मैंने बनाया था अपने बेड डेप्ट्स के लिए, और मेरे पास बेड डेप्ट कितने के आए 1,000 के आए ना, तो मेरे पास अभी भी मेरे प्रोविजन में कितने पैसे हैं 1,500 रुपए प्रोविजन में रखे हुए हैं। मैंने 2,500 रुपए रखे थे 2500, जिसमें से 1,000 रुपए मैंने राइट ऑफ कर दिए उस डेटर के लिए जिसने आपको पैसा नहीं दिया। फिर भी मेरे पास अभी भी प्रोविजन में कितने पैसे हैं 1,500 रुपए मेरे पास रिटेन्ड है, राइट, 1,500 ये रिटेन हो गए, ठीक है। बट मुझे नया प्रोविजन कितने का बनाना है 2,400 का बनाना है, यानी जो मुझे नया प्रोविजन बनाना है वो सिर्फ
900 का बनाना है, बिकॉज 2400 का प्रोविजन मुझे बनाना है और 1500 का प्रोविजन मेरे पास पहले से है बना हुआ। 900 का प्रोविजन आई 900 का प्रोविजन आई नीड टू क्रिएट। द जर्नल एंट्री वुड बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 900। बात समझ में आ रही है? बहुत इस क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन ही आपको करनी है, कैलकुलेशन आपको समझना है। ये एक अलग केस है, ये एक फाइनेंशियल ईयर का केस है, फिर उसके बाद ये चीजें हो रही हैं। जब ये चीजें हो रही हैं तो इनको एडजस्ट कैसे करना है, प्रोविजन से राइट ऑफ कैसे करना है बैड डेब्ट को, यही आपको इस क्वेश्चन में समझना है। ठीक है, आगे देखिए, एक्सपेंसेस ऑफ ₹3400 डेबिटेड टू P&L अकाउंट बिलोंग्स टू पर्सनल एक्सपेंस ऑफ एज। इस टाइप का एक हम पीछे भी कर चुके हैं। कोई एक ऐसा खर्चा था जो आपकी फर्म ने पे कर दिया था, यानी फर्म की P&L अकाउंट में, इसका मतलब फर्म ने उसको पे किया है, बट पता लगा कि वो तो ए का खर्चा था, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्यों चला जाएगा? क्योंकि अब वो खर्चा किसका है? पार्टनर का है, फर्म का तो नहीं रहा। यानी तो वो एक्सपेंडिचर था आपकी फर्म की बुक्स में डिक्रीज हो गया, तो फर्म के लिए वो क्या हो गया? एक प्रॉफिट सिचुएशन बन गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड वो चला जाएगा। Come to the next journal entry. An item of ₹1000 included in the sundry creditor is not likely to be claimed. Simple. सीधी सी बात है, 1000 के क्रेडिटर थे। देखो बेटा, 1000 के क्रेडिटर थे जिसको आपको क्या करना है? पे नहीं करना। 1000 के क्रेडिटर फॉल हो गए, ठीक है। अनदर क्रेडिटर टू बी पेड मोर, यानी 350 का एक ऐसा क्रेडिटर जो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, यानी ओवरऑल आपके क्रेडिटर्स की वैल्यू में कितने का फॉल हुआ? 650 का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 650 का मेरा क्रेडिटर का वैल्यू कम हुआ, आई हैव टू पे लेस 650 टू द क्रेडिटर। सो जर्नल एंट्री वुड बी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय द अमाउंट 650। ये 650 कहाँ से आया? सबको क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, WCR इज द वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। आप अपने वर्कर्स को उनके साथ होने वाली किसी एक्सीडेंट के लिए कंपेंसेट करने के लिए जब प्रॉफिट का कुछ प्रपोर्शन एक रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो उसको WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कहा जाता है। अगर उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट कोई क्लेम आता है तो आप उस क्लेम की एडजस्टमेंट करते हैं। अगर उस रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं आता है पूरे साल, तो वो क्लेम जो होता है आपके ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या केस है। हमने जो रिजर्व बनाया था 15,000 का बनाया था, 15,000 का मैंने वर्कमैन को कंपेंसेट करने के लिए रिजर्व बनाया, बट एट द एंड मेरे पास क्लेम कितने का आया? 20,000 का क्लेम आया। मतलब मुझे उस वर्कर को कंपेंसेट करने के लिए 5,000 आई नीड टू पे एक्स्ट्रा। तो दिस इज अ लॉस ऑन द पार्टनरशिप फर्म, so it would be shown on the debit side of the revaluation. Entry would be revaluation account debit to workman compensation claim because this is a loss for the firm, right? अगर यहाँ पे 15,000 होता और यहाँ पे 10,000 होता तो इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई एंट्री नहीं पास करनी पड़ती, हमें सीधा सीधा क्या करना पड़ता? जो 5,000 रिमेनिंग है हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का, we need to transfer it to the old partners capital account in their old ratio. Next journal entry is इन्वेस्टमेंट ₹40,000, राइट। इन्वेस्टमेंट कितना है? 40,000 है। ए ने उस इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया 10,000 में। दो बातें हैं यहाँ पे, दो बातों को समझने की कोशिश करेंगे। एक तो इन्वेस्टमेंट है, उसको ए ने टेक ओवर किया, प्लस ये भी देखना है कि उसको उस इन्वेस्टमेंट की किस वैल्यू पे ए ने टेक ओवर किया। ए ने टेक ओवर किया, उसकी जर्नल एंट्री तो मैंने पास कर दी, एज कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट, राइट। ए इज टेकिंग ओवर द इन्वेस्टमेंट एट ₹30,000। नाउ the value of the investment was 40,000 but A ने उसको 30,000 में लिया। A तो फायदे में चला गया बट फर्म को कितने का लॉस हो गया? 10,000 का लॉस हो गया। दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। एंट्री वुड बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। In this way, we are done with the miscellaneous journal entries related with the revaluation account. इनके बेसिस पर कुछ complicated case studies भी आएंगी जिनको आप कर सकते हैं, and we will discuss those case studies in the next video. अब next video में we'll discuss the full-fledged question, how we have to solve the full-fledged question जो कि 8 marks का आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में।